गुड मॉर्निंग दोस्तों। फाइनली आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा और इसमें हम लोग नागपुरी का ही प्रैक्टिस सेट है। इसमें ये प्रैक्टिस सेट 1 है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1 है। आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब एग्ज़ाम भी अब हम लोग का नियरेस्ट है, ठीक है। ये नागपुरी से देखिए 25 क्वेश्चन का सेट रहेगा। ये हम लोग का यानी प्रैक्टिस सेट 1 है और इसी तरह से हम लोग आज से मतलब कि कंटिन्यूसली चलेगा। सेट 1, सेट 2, सेट 3 इसी तरह से कंटिन्यूसली चलेगा और हम लोग नागपुरी का एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ऐसे ही कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है कि एकदम इजी क्वेश्चन की संज्ञा सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, वैसा क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा नहीं। एकदम ऑथेंटिक और सर्च किया हुआ क्वेश्चन सब है, इसीलिए इतना डिले हुआ है। क्वेश्चन को ही कलेक्ट करने में इतना सा समय लग गया है प्रैक्टिस सेट तैयार करने में, ठीक है। सो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे नागपुरी प्रैक्टिस सेट 1, ठीक है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन। देखिए जितना भी प्रैक्टिस सेट हम लोग देख रहे हैं ये सारा का सारा एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को पता ही चल जाएगा, क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, क्या है, नहीं है। देखिएगा प्राचीन नागपुरी कर उद्भव कर अनुमानित काल मानल जाएगा, ठीक है। देखिए प्राचीन नागपुरी का बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आएगा आधुनिक नागपुरी का, ठीक है। ये प्राचीन नागपुरी से शब्द जो है उसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए ई क्वेश्चन में कहत है कि प्राचीन नागपुरी, ठीक है। ई क्वेश्चन में प्राचीन नागपुरी कर बात करल जाते हैं, ठीक है। तो प्राचीन नागपुरी कर उद्भव कर अनुमानित काल, ठीक है। यहाँ अनुमानित काल तो देखिए ये 8वीं से 11वीं शताब्दी, ठीक है। प्राचीन नागपुरी जो है उकर उद्भव 8वीं से 11वीं शताब्दी कर काल कर मानल जाएला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दसम। देखिए दसम जलप्रपात झारखंड कर कौन जिला में, ध्यान दीजिएगा, और कौन नदी में यानी कौन नदी पर अवस्थित है। देखिए ये क्वेश्चन सब आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आप लोगों को डाले हैं और आप लोग को लगेगा कि ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। देखिए क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं नागपुरी में। नागपुरी एक लैंग्वेज हो गया, अब उस लैंग्वेज में बहुत कुछ को घुसा देगा, ठीक है। इसीलिए एक प्रैक्टिस भी आप लोग को होना चाहिए कि नहीं इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बस आप लोग को बशर्ते नागपुरी बढ़िया से पढ़ने आना चाहिए, ठीक है। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है दसम जलप्रपात झारखंड के कौन जिला में और कौन नदी में अवस्थित है, ठीक है। ये दसम जलप्रपात का बात हो रहा है। तो दसम जलप्रपात भाई हम लोग का रांची में है। कहाँ है? रांची में कांची नदी में, ठीक है। रांची के कांची नदी में दसम जलप्रपात है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर घर आंगना। देखिए घर आंगना कादो करे कर मतलब है, ठीक है। इसका मतलब बताना है कि घर आंगना कादो करे कर मतलब का होइला, ठीक है। तो देखिए घर आंगना कर कादो करे, आप नॉर्मल आप एक्सपीरियंस किए होंगे घर में कि अगर बरसात जब होता है, वर्षा का समय, तब अगर आप लोग घर से बार बार आना जाना करिएगा तो घर में बोला जाता है कि बार बार आवत जातीस घर तो गंदा करे के लिए या कादो करे के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से बोला जाता है कि बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इसी को बोल रहा है कि घर आंगना कादो करे का मतलब होता है कि बार बार आवेग जाए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बार बार आवेग जाए। क्या होगा? बार बार आवेग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। धीरे धीरे नाच भोरिया ढेर रात बाकी हैं कर अर्थ है, यानी अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? धीरे धीरे नाच भोरिया ढेर रात बाकी है। कहने का मतलब इस सेंटेंस का यानी इस वाक्य का मतलब है कि धीरे धीरे नाचो, रात अभी बाकी है, ठीक है। अभी बहुत रात बाकी है। तो इसका मतलब आपको इनमें से ढूंढना है। अब इसको देखिए आप पढ़े रहिएगा तभी बना पाइएगा, नहीं तो क्या का अर्थ क्या निकाल के आइएगा कोई मतलब ही नहीं रहेगा एकदम। तो देखिए पहला में दिया है धन दौलत के बेदर्दी। देखिए ए में दिया है धन दौलत के बेदर्दी से खर्चा नहीं करे काले की जिंदगी लंबा है, ठीक है। देखिए हालांकि इसका आंसर यही है। इसका ये मतलब जो है धीरे धीरे नाच भोरिया ढेर रात बाकी है, कहने का मतलब यही है कि धन दौलत के बेदर्दी से खर्चा नहीं करे काले की ज़िंदगी बहुत लंबा है। कहने का मतलब बोल रहा है कि अभी जो धन दौलत है उसको फिजूल का खर्चा नहीं करना है, क्योंकि जो जीवन है अभी बहुत लंबा है, क्योंकि आगे भी काम आएगा।
तो इसका इस वाक्य का अर्थ ही निकल के आता है। अब देखिए, अगर आप लोग नहीं पढ़े रहिएगा तो इसको भी आप टिक कर सकते हैं, इसको भी टिक कर सकते हैं, कोई ठीक नहीं है, ठीक है। इसीलिए पढ़ना प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप लोगों को सारा चीज़ बता दिए हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप लोग को एक A to Z ग्रामर पढ़ा दिए हैं, लोक कथा, लोकगीत, लोक संगीत सा जो भी है पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब मतलब कि और अब हम लोग फाइनली हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट। देखिएगा, प्रैक्टिस सेट ये हम लोग का 1 है और चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया है। देखिए 5वां नंबर, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है हेके, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग का झारखंड ज्योग्राफी हम लोग का इसमें अंडर में आता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन घुसा दिया है नागपुरी में। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लातेहार में है। कौन सा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। अब बेतला राष्ट्रीय उद्यान का लंबाई पूछ दी तो कितना वर्ग किलोमीटर में फैलल है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है 200 समथिंग है, ठीक है, मे बी 236 या यही लगभग होगा। ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है 236 या समथिंग यही लगभग है वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो है बाघ का गणना किया गया था 1932 में किया गया था, ठीक है। और इसका 1986 में ये जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है इसको बनाया गया था, यानी स्थापित किया गया है। सो इनफ इन्फॉर्मेशन इतना सा। देखिएगा नेक्स्ट 6 नंबर, कौआ, सियार, कुकुर, कांदे कर अर्थ होएला, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या होता है? कौआ, सियार, कुकुर, कांदे कर मतलब क्या होएला? तो देखिए, जब भी कौआ, सियार, कुकुर जब सब मतलब यानी वो लोग जब रोता है तो उसका मतलब कि एक नेगेटिव वे में लिया जाता है, अशुभ माना जाता है, ठीक है। तो अशुभ घटना का संभावना इसका मतलब हो गया है। क्या होता है? ये कौआ, सियार, कुकुर का कांदे के यानी रोना, उसका अर्थ होता है कि अशुभ घटना का संभावना, ठीक है, इसका अर्थ होता है। आगे देखब 7 नंबर, देखिए गवैया। देखिए गवैया शब्द में जुड़ल प्रत्यय है। आप देखिए, आपको सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो गवैया शब्द है, ये गवैया, देखिए गवैया, इस गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आप लोग को सारा प्रत्यय एक एक करके बता दिए हैं, ठीक है। तो गवैया प्रत्यय में वैया प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है? वैया। गवैया में वैया प्रत्यय है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, देखिए ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है के, ठीक है। वाक्य में ऋग्वेद कौन संज्ञा है? ठीक है, देखिए ये ऋग्वेद का बारे में पूछ रहा है कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है क्या, ठीक है। यहाँ देखिए वेद एक्चुअली में वेद बोला जाता है, ठीक है, हिंदी में। तो इसको हम लोग नागपुरी पढ़ रहे हैं इसीलिए इसको वेद बोला जा रहा है, ठीक है। देखिए ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है के वाक्य में ऋग्वेद कौन संज्ञा है? ये तो सही बात है कि ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है और नवीनतम वेद के रूप में जाना है अथर्ववेद को, ठीक है। देखिए वेद चार होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो ये अथर्ववेद नवीनतम वेद है, सबसे मतलब कि बाद में बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो ऋग्वेद नाम है ये क्या है? कौन सा संज्ञा है? द्रव्यवाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है? तो देखिए संज्ञा देखिए किसी भी चीज़ का नाम रखा गया है भाई तो वो व्यक्तिवाचक है, ठीक है। जातिवाचक यानी कि उसका एक्चुअलिटी को दिखलाता है, जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है। व्यक्ति जो शब्द है, कोई व्यक्ति है तो उसको हम लोग जातिवाचक बोल देते हैं, और अगर उसका नाम पड़ गया राम तो व्यक्तिवाचक हो गया। तो जैसे ही ये जो ऋग्वेद है ये नाम है एक, ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। क्या आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में ऋग्वेद। 9 नंबर देखा, नागपुरी में ऋषि शब्द जाता है, देखिए लिखा जाता है ई रूप में। अब इन चारों ऑप्शन है, इसमें से किस रूप में लिखा जाता है नागपुरी में? इस ऋषि को किस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग को जानना होगा। देखिए नागपुरी में ऋषि शब्द रामहर्षि और सामहर्षि लिखा जाता है, ठीक है। दोनों में हर्षि लगता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए ये सब क्वेश्चन को एकदम ध्यान दीजिएगा, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग मतलब कि क्या बोलें, आशा ही नहीं किए रहिएगा कि इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन पूछ देगा, क्योंकि छोटा मोटा तो एग्ज़ाम है नहीं
कि कुछ भी पूछ दे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर। देखिए इससे पहले हम लोग प्राचीन नागपुरी भाषा का उद्भव काल के बारे में हम लोग देखे, ठीक है, जो कि 8 से 11 था। अभी देखिए आधुनिक नागपुरी कर, आधुनिक नागपुरी का उद्भव काल माना जाता है, यानी माना जाता है आधुनिक नागपुरी का, ठीक है। तो आधुनिक नागपुरी का 14 से 16वीं शताब्दी का ये इसका उद्भव काल माना जाता है, ठीक है, 14 से 16वीं शताब्दी। नेक्स्ट देखिएगा, पेट में जाए खुदी। देखिए पेट में जाए खुदी तबे सूझे बुद्धि कर अर्थ का होला, ठीक है। इसका समझना होगा इसको आपको कि पेट में जाए खुदी तब सूझे बुद्धि। देखिए जब आप लोग भूखा पेट रहते हैं तो मतलब कि थोड़ा दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है, तो वैसे ही समझिए सेम। तो वही चीज़ बोल रहा है कि पेट में जाए खुदी तब सूझे बुद्धि, यानी पेट में जाता है खाना तब लगता है दिमाग। तो इस सिंपल आप लोग अब इसका आंसर निकाल सकते हैं कि पेट का कर ज्वाला शांत होले बुद्धि काम करेला, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा पेट कर ज्वाला शांत होले हैं बुद्धि काम करेला। इसको पढ़ना होगा, समझ के आप लोग नहीं बना सकते हैं, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करिएगा इम्पॉसिबल है ये सब चीज़, ठीक है, क्योंकि कुछ का कुछ अर्थ होता है, मतलब कि अलग अर्थ निकल के आता है नागपुरी में। तो इसीलिए आप लोग को लगेगा नागपुरी में कि सब चीज़ जानते हैं नागपुरी में। जैसे आप लोग ग्रामर पोर्शन पढ़ लिए, जितना नागपुरी का व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, पदबंध, सब चीज़ पढ़ लिए, आपको सब चीज़ परिचित हैं, लेकिन क्वेश्चन आप लोग सब ठका जाइएगा जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करिएगा। क्योंकि मान लीजिए आप लोग संज्ञा का मतलब जान गए, संज्ञा सर्वनाम, आप लोग को पूछ देगा संघोष, घोष, अघोष, पूछ मतलब कि कन्फ्यूज हो जाइएगा आप लोग। सब चीज़ आता है कि हाँ घोष इसको बोलते हैं, अघोष शब्द इसको बोलते हैं, सब चीज़ जानिएगा आप लोग, लेकिन बन नहीं पाएगा बिना प्रैक्टिस का, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन तो इतना इजी पूछेगा नहीं कि संज्ञा कितना होता है, सर्वनाम क्या होता है। सो प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर, हेठे लिखल वर्ण समूह मन में कौन सही देखिए कौन सही समूह खाली सिर्फ अघोष ध्वनि मन है कहें। तो सिंपल आप लोग समझिए कि चारों जो ऑप्शन दिया है कि इसमें से अघोष ध्वनि लोग को पूछ रहा है कि कौन अघोष ध्वनि है। तो उससे पहले आप लोग को समझना पड़ेगा कि घोष क्या होता है, अघोष क्या होता है। तो देखिए घोष, देखिए घोष का मतलब क्या होता है, क्या या घोष किसको बोला जाता है। घोष का मतलब होता है कि वैसा वर्ण, ठीक है, यानी वैसा वर्ण का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख से अंदर से एक झंकार उत्पन्न होता है। उस झंकार को हम लोग घोष और अघोष बोलते हैं। जिस भी वर्ण का हम लोग उच्चारण करते हैं उसमें अगर झंकार आ गया, ठीक है, यानी हम लोग का जो स्वर तंत्री होता है आपस में झंकृति उत्पन्न करता है, एक तरह का झंकार, तो उसको हम लोग बोलते हैं घोष, ठीक है, घोष वर्ण। और अघोष वर्ण में यानी किसी प्रकार का झंकार का उत्पन्न नहीं होता है, उसको अघोष बोलते हैं। सिंपल जानिए, घोष मतलब कोई भी वर्ण का उच्चारण करने समय हमारे मुख में एक झंकार उत्पन्न होता है, उसे घोष कहते हैं। और जो वैसा वर्ण का उच्चारण करते हैं जिसमें झंकार का उत्पन्न नहीं होता है उसे अघोष कहते हैं। तो सिंपल इसको आप लोगों को जानना होगा कि अघोष इसमें से कौन कौन है। देखिए क च ट, सिंपल हम लोग क च ट बोल रहे हैं। कोई झंकार आप लोग को लग रहा है, नहीं लग रहा है। जैसे क, घ, ग, मतलब इस तरह का आप लोग उच्चारण करिएगा। च, स, घ, इस तरह का उच्चारण करिएगा तो आप लोग को एक झंकार महसूस होगा। लेकिन क च ट इसको उच्चारण करिएगा तो इसमें आपको झंकार महसूस नहीं होगा, ठीक है। तो ये अघोष है, यानी इसमें झंकार महसूस नहीं निकल के आता है उच्चारण करते समय क च ट में। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, नागपुरी वर्णमाला कर हेठे देवल स्वर ध्वनि मन में कौन ध्वनि समूह सबसे कम विवरित हो है, ठीक है। अब इसमें आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा। अगर आप लोग को पता है नहीं है कि ये विवरित क्या होता है या का कहल जाएगा विवरित के, तो तोहरे मन एक भी क्वेश्चन बनाए नहीं पारबा सर्वनाम यानी सॉरी स्वर ध्वनि यानी ध्वनि जो हम लोग का टॉपिक है या वर्ण उकर में एको क्वेश्चन के तोहरे मन बनाए नहीं पारबा। अगर
जब तक ये सब विपरीत क्या होता है, अर्थ विपरीत क्या होता है, विवृंत क्या होता है, इस सब को अगर नहीं जानिएगा तो नहीं बना पाइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि देखिए नागपुरी वर्णमाला कर हेठे देवल स्वर ध्वनि मन में कौन ध्वनि समूह सबसे कम विवरित होएला। यानी जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो हमारा जो ओंठ है वो सबसे कम कब खुलता है, यानी सबसे छोटा कब हो जाता है। सिंपल मैं बता रहे हैं आप लोगों को, किताबी भाषा नहीं। यानी जब भी हम लोग कोई ध्वनि यानी कोई वर्ण का उच्चारण करते हैं तो सबसे कम हम लोग का मुंह एकदम छोटा सा खुलता है। तो कब खुलता है, तो इन चारों में से कौन है वैसा। देखिए अ ई मुंह एकदम बहुत बड़ा हो गया, आ ए इसमें भी बड़ा हो गया, इसमें भी ऊ। अब आप लोग उच्चारण करके देखिए, जब ऊ और बड़ी ऊ का उच्चारण करते हैं तो एकदम मुंह एकदम छोटा सा गोल हो जाता है। तो इसी को बोला है कम विवरित। ठीक है, कम विवरित होता है तो ये ऊ और बड़ी ऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, और ये जो क्वेश्चन अभी आप लोगों को ये 14 नंबर क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेंड में चल रहा है ये क्वेश्चन। आप कुछ भी एग्ज़ाम ले लीजिए, नॉर्मल छोटा एसएससी या 3rd ग्रेड 4th ग्रेड कुछ भी ले लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन एकदम आ रहा है। एसएससी से लेकर कांस्टेबल से लेकर यूपीएससी तक ये पैटर्न पूछ रहा है अभी। ठीक है, देखिएगा हेठे, देखिए हेठे लिखल खांधा मन। ठीक है, खांधा मन इससे नहीं, इस तरह का बोला है, इसको खांधा बोला जाता है। ठीक है, तो आपको इसमें मेल करना है सिंपल। सर्वनाम कर आपन आपन वर्ग के मेसा करूँ, यानी इकर में जो सर्वनाम है उसको आप लोग को मेल करना है, यानी जुटाना है कि किसका क्या होगा। सिंपल कौन किस चीज़ को, सर्वनाम कर। ठीक है, इसको बस ध्यान रखना है। देखिए ई का क्या होता है, ऊ होता है, सिंपल ई ऊ। और देखिए आपन का अपने, यानी अपन का अपने, कोनों का केऊ, तोय मोय। ठीक है, सर्वनाम हम लोग देख रहे हैं तो सर्वनाम तो अभी बच्चा वाला चीज़ ये है। बस आप लोग को ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर है कि आप लोग समझ पाइए कि मतलब कि पैटर्न को जानने के लिए आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन को बता रहे हैं। ठीक है, कि इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देखिएगा तो इसका आंसर हम लोग का सिंपल 14 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, 14 का सी एकदम सीधा सीधा आएगा। अब ये सब बताने वाला चीज़ नहीं है, सर्वनाम साफ अभी अब पूरा एकदम रामायण पढ़ लिए, अब पूछेगा कि राम सीता कौन है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा पूछना भी नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धरक लिख दे, धरक यानी घरक खर्चा खातिर बागरा काम करूँ। ठीक है, घरक खर्चा खातिर बागरा काम करूँ, बाइक में कौन कौन कारक कर विभक्ति है। ठीक है, कौन कौन कारक कर विभक्ति है, कारक का विभक्ति पूछा है। ठीक है, तो सिंपल है। इसमें देखिए आप लोग को तो बता ही दिया है कि सर जब भी अटरंडम लगे, ज़्यादा लगे, तो आप लोग सीधा संबंध लगा दीजिए, संबंध अपादान ये सब लगा दीजिए, संबंध और संप्रदान लगा दीजिए। ठीक है, देखिए धरक खर्चा खातिर बागरा काम करूँ, बाइके में कौन कौन कारक कर विभक्ति है, तो ये संबंध और संप्रदान कारक का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हारू तो हरू। ठीक है, हारू तो हरू जीतू तो थुरू कर अर्थ का होला। देखिए हारू तो हरू यानी देखिए मतलब ये कह रहा है कि देखिए कोई अगर जीतता है, कोई जीत लिया कोई भी चीज़ को, तो भी कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि मतलब कि जीतने के बाद भी उसको लगा रहता है उसको हराने में या उसको थुड़ने में, उसको परेशान करने में। तो इसी को बोल रहा है ये हारू तो हुरू है। ठीक है, और जीतू तो थुरू, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो जीते पर हो थूरे कर काम करे। ठीक है, इसका आंसर होगा जीते पर हो थूरे कर काम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चीक बड़ाई जनजाति में पुनर्विवाह के हेठे देवल में से कौन है के। देखिएगा चीक बड़ाई जो जनजाति है में पुनर्विवाह के हेठे देवल में से का कहल जाएला, तो ये चीक बड़ाई में इसको सगाई बोला जाता है। जो पुनर्विवाह होता है उसको सगाई बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सगाई, चीक बड़ाई जनजाति में। देखिए गाय घास खायला, ये घास लिख दिया। ठीक है, गाय घास खायला वर्तमान काल कर कौन भेद कर बाइक है क्या। ठीक है, देखिए इसको बाइक पढ़ रहे हैं मतलब कि ये उल्टा सीधा मतलब समझना नहीं है। नागपुरी में व नहीं पढ़ा जाता है, सीधा ब पढ़ा जाता है। ठीक है, जिसे वर्ण बोलते हैं, लेकिन होता है क्या, वर्ण। तो जो ये गाय घास खायला ये कौन मतलब कि वर्तमान काल का है। ठीक है,
तो ये वर्तमान काल का कौन सा भेद है? तो देखिए गाय घास खाएला, ये सिंपल हो गया, एकदम सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया हम लोग का, एकदम मतलब सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस कहने का मतलब कि सामान्य वर्तमान काल हो गया। ठीक है, एकदम सामान्य वर्तमान काल है। देखिए 19 नंबर देखिएगा, विशेषण शब्द ई मन में से केकर विशेषता नहीं बताएला। ध्यान देव विकर में कि विशेषण शब्द जो है ई संज्ञा सर्वनाम क्रिया इकर में से केकर विशेषता नहीं बताएला। ठीक है, तो देखिए विशेषण जो है संज्ञा सर्वनाम इन सब चीज़ों का विशेषता को बतलाता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? विशेषण। तो विशेषण जो है संज्ञा क्रिया का विशेषण नहीं बताता है। किस चीज़ का? क्रिया का। अब क्रिया के लिए क्रिया विशेषण होता है, ठीक है, वो अलग चीज़ हो गया। क्रिया विशेषण कर विशेषता नहीं बतलाता है। 20 नंबर देखो, प्रसिद्ध, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है लिखने में। प्रसिद्ध त्योहार जनी शिकार कतना बछर कर अंतराल में मनाल जाला। देखिए बछर मतलब बरस, ठीक है, वर्ष, सिंपल में देखिएगा वर्ष। ठीक है, बछर मतलब वर्ष होता है। ये सब सेंटेंस भी पूछ देगा कि इसका अर्थ क्या होता है। देखिए प्रसिद्ध त्योहार जनी शिकार कतना बछर कर अंतराल में होला, तो ये 12 वर्ष में एक बार ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी 12 वर्ष में एक बार जनी शिकार करल जाएला। जनी शिकार में जनी मन मर्द का रूप धारण करे ना, और गांव गांव अपन एरिया में बुल के उमन शिकार करे ना, और उनके सांझ घड़ी लाइन के बनाए के जितना भी जीव जंतु जो भी है, मुर्गा खसी सबको मार के वो लोग लाती है और बना के फिर वो लोग अपना रात को उसको एज ए पार्टी करती है। सिंपल समझिए। हालांकि आप लोग को जनी शिकार वगैरह सारा चीज़ बताएंगे, ठीक है, जब हम लोग कल्चर वगैरह संस्कृति पढ़ेंगे झारखंड का, सब चीज़ बता देंगे। देखिए 21 नंबर देखिएगा, देश कर पहला और सौर ऊर्जा न्यायालय झारखंड कर कौन या केन जिला में अवस्थित है। ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है लिखने में, इसमें माइंड नहीं करिएगा। ठीक है, आप लोग को क्वेश्चन का पैटर्न चाहिए और क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, और एकदम जो कि एग्जाम में आप लोग को एकदम लड़ जाए उस टाइप का। ठीक है, देखिएगा देश कर पहला सौर ऊर्जा न्यायालय, ठीक है, झारखंड कर यहाँ कौन जिला में अवस्थित है। तो ये हम लोग का खूंटी जिला में है। ठीक है, खूंटी जिला में पहला सौर ऊर्जा न्यायालय है। देखिएगा 22 देखिएगा, लवलवी कर समान शब्द। ठीक है, ये लवलवी जो है इसका समान शब्द, तो लवलवी का लवलवीय समान शब्द है। ठीक है, देखिएगा 23, ऊ गाना, देखिए ऊ गाना सुनालक भूतकाल कर कौन भेद आहे। ठीक है, या है के। देखिए ऊ गाना सुनालक, तो ये भूतकाल का कौन भेद है? तो भूतकाल का सिंपल, देखिए ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया, सिंपल ही है ये भी। ऊ गाना सुनालक, ऊ खालक, ऊ पीलक, ऊ नाचत है, ऊ मतलब कि मतलब सिंपल जो तुरंत हुआ है उस तरीका का मतलब कि बात कर रहे हैं। ऊ गाना गालक, फ्यूचर बोल दिए, तो भूतकाल का पास्ट टेंस है। ठीक है, ऊ गाना सुनालक, तो ये मतलब कि हो चुका है, तुरंत हुआ है, एकदम तुरंत। जैसे कि आप तुरंत खाएं तो आप थोड़ी ना बोले हैं कि खा रहे हैं, आपको कोई भी बोलेगा तो खालक बोलेगा, या आप खाएं बोलेगा, इस तरह से। तो उसी को बोल रहा है कि ऊ गाना सुनालक, यानी ये सिंपल है, सिंपल भूतकाल यानी सामान्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल कर भेद है ये। देखिएगा 24, देखिए बिहा में कन्या के पियर लुगा पिंधाल जायला, यानी पिंधाल, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पिंधाल जायला। बिहा में कन्या के पियर लुगा पिंधाल जायला। बाइक में पियर शब्द कौन विशेषण है? तो आप लोग को विशेषण पढ़ा दिए हैं भैया कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। ठीक है, या विशेषण का एक एक चीज़ को आप लोग को बता दिए हैं। ठीक है, विशेषण के बारे में। तो कोई भी चीज़ का अगर गुण वगैरह को बताया जाता है, ठीक है, तो वो हम लोग का सीधा गुणवाचक में आता है। देखिए ये सिंपल हम लोग का
देखिए पिंधा जाला किस तरह का, पियर लुगा। तो ये पियर जो है ये गुणवाचक में आता है, ठीक है। किस में आएगा, गुणवाचक में। इसका जो रंग रूप जो है ये उसका गुण हो गया, गुणवाचक। देखिएगा 25, देखिए मनुख आपन मन कर भाव के स्पष्ट रूप से व्यक्त करेला कौन माध्यम से। ये सिंपल क्वेश्चन है। मनुख यानी मनुष्य आपन मन कर भाव के यानी अपने आप को हम लोग किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिंपल पूछ रहा है कि मनुख जो है, मनुष्य जो है आपन मन और भाव के किस तरह से व्यक्त करेला, अपने आप के कैसन बताएला कि एक तरह से अभिव्यक्त करेला, ठीक है, अपने आप की स्पष्ट करेला। जैसे आपको बुखार आ रहा है तो आप कैसे बताइएगा कि बुखार आ रहा है। आप भाषा का यूज करिएगा, किसी भी भाषा का आप यूज करिएगा, लेकिन आप उस भाषा को लेके अपने आप को व्यक्त करिए कि मेरे पास ये फलाना, हमको ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है। तो भाषा इसमें इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो ये हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा सी। कोई भी चीज़ के हमारे मन व्यक्त करे के लिए भाषा का यूज करेला, और भाषा में भी एकदम सुपट शब्द मनक यूज करेला हमारे मन, ठीक है। यानी एकदम एग्जैक्ट शब्द मनक यूज करके अपने आप के हमन व्यक्त करीला, ठीक है। सो यही हम लोग का आज का सेट 1 का ये 25 क्वेश्चन है। अगर आप लोग बोलिएगा तो ये 25 जो क्वेश्चन आज देखे हैं उसको 50 कर देंगे, ठीक है। हालांकि 25 भी इनफ है और डेली देंगे, एकदम कंटिन्यूसली आएगा 25। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा उसके। देखिए अब जैसे कि प्रैक्टिस सेट हो गया, प्रैक्टिस सेट को एकदम अलग से रखिए, ठीक है। ये नहीं कि आज संज्ञा पढ़ें तो संज्ञा के बाद इसको पढ़ लिया, वैसा नहीं। पोर्शन अलग अलग रखिए। जैसे ये भाग कर दिए, इसमें आप ग्रामर पढ़िए, व्याकरण पढ़िए, नागपुरी व्याकरण पढ़िए, या लोक कथा, लोकगीत, या बनकेवरा पढ़िए, जो कुछ भी पढ़िए। एक भाग इधर हो गया, एक ये भाग 2 में प्रैक्टिस सेट केवल रखिए। आप लोग को बोल ही दिए हैं कि प्रैक्टिस इज़ द की ऑफ सक्सेस। प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो कुछ नहीं होगा। हम लोग बहुत एग्जाम दे के हम लोग बैठे हुए हैं, बिना प्रैक्टिस का कुछ होने वाला नहीं है। आपको लगेगा कि सब चीज़ से परिचित हैं, लेकिन होगा नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस चाहिए ही, चाहे वो 1 डे एग्ज़ाम हो या 2 डे एग्ज़ाम हो। आदमी लोग बोलता है कि 1 डे एग्ज़ाम है, निकला लेंगे, थोड़ा सा कुछ आया ना, मतलब और बोलता है कि सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। वो कहने से केवल नहीं होगा। आप वहाँ पर जाइए, एक बार करके देखिए, रिजल्ट लीजिए, तब पता चलेगा। जैसे हम लोग का यूपीएससी का रिजल्ट कल परसों कुछ समय पहले ही आया, ठीक है। हम लोग जब एग्ज़ाम में बैठे तो हम लोग को पता चला कि क्या हुआ हम लोग के साथ में, हम लोग के साथ में क्या हुआ नहीं, हम लोग क्या किए, खुद क्या किए, हम लोग का अनुभव हुआ कि हम लोग कैसे प्रिपरेशन किए, कैसा लगा, क्या हुआ और क्या करना चाहिए, ठीक है। कितना पानी में है, वो सब चीज़ पता चलता है। तो इसीलिए उफड़ना नहीं है, जो भी कर रहे हैं बढ़िया से करिए। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है उस दिन मत पढ़िए, लेकिन अच्छा से करिए, बढ़िया से करिए। और बस ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस इज़ द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। बाकी सब गोली मारिए। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यदि आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। प्रैक्टिस सेट 2 लाने के लिए, तब जाकर प्रैक्टिस सेट 2 अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।